अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ले जी बच्चों, आज हमने ये सेकंड लेक्चर करना है और चूंकि बुक हमारे पास आ गई है तो मैंने कहा इस तरह से ही करके देखते हैं बजाय कंप्यूटर में करने के। तो अभी इस दफ़ा ये वाला जो लेक्चर है इस तरह करके देखते हैं किताब के थ्रू, और देखिएगा बताइएगा कि ऐसे सही है या कंप्यूटर वाला मेथड जो है वो सही है जो कंप्यूटर के अंदर करता हूँ मैं, पहला लेक्चर जैसे हुआ था। सो देखते हैं, इसको शुरू करते हैं। देखें, यहाँ तक हमने पढ़ा था कम्युनिकेशन तक। तो अभी तक हमने जो बुनियादी चीज़ समझी थी वो ये कि सिस्टम क्या होता है। तो सिस्टम बेसिकली चंद चीज़ें जो हैं वो इकट्ठी मिल के जो काम कर रही होती हैं और एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है उनका। एक ही चीज़ है जिसकी तरफ उन्होंने जाना है कि हमें ये चीज़ अचीव करनी है, तो उसके लिए वो सारे कंपोनेंट मिल के इकट्ठे काम कर रहे होते हैं। तो वो सिस्टम था और उसमें हमने उसके कंपोनेंट्स जो हैं वो पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। अब उसका ये कंपोनेंट है कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन का मतलब यही है कि चीज़ों का आपस में ताल्लुक़, एक चीज़ का दूसरे चीज़ के साथ ताल्लुक़ किस तरह से बन रहा है, एक जो है दूसरे को किस तरह से अपनी बातें बता रहा है, तो ये कम्युनिकेशन के अंदर आता है। तो देखें, पढ़ते हैं। कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन अमंग सिस्टम कंपोनेंट। सिस्टम के कंपोनेंट थे, उसके हिस्से थे, पार्ट्स थे, तो उनका आपस में कम्युनिकेट करना इज़ की टू द फंक्शनिंग ऑफ अ सिस्टम। किसी भी फंक्शन के काम करने के लिए ये ज़रूरी है, क्योंकि जाहिर है कि जो कंपोनेंट्स हैं उनका आपस में लिंक ही नहीं है। ठीक है ना, हेडमास्टर साहब हैं, टीचर्स हैं, पीएन है, तो हेड साहब ने अगर उनको मेंटेन ही नहीं रखा हुआ, उनका आपस में लिंक ही कोई नहीं है, तो वो जो स्कूल का सिस्टम है वो इफ़ेक्टिवली काम नहीं करेगा, मौसर अंदाज में काम नहीं करेगा। तो काम के चलने के लिए कंपोनेंट्स का आपस में लिंक होना, उनका कम्युनिकेशन होना, ये बड़ा ज़रूरी होता है। ये वो बात बता रहा है। इट इंश्योर्स दैट कंपोनेंट्स वर्क टुगेदर। ये फिर ये क्या करता है, ये श्योर करता है कि कंपोनेंट मिलके काम करें इन एन ऑर्गेनाइज्ड, एक ऐसे तरीके से जो ऑर्गेनाइज्ड है, किसने पहले करना है किसने बाद में करना है, एंड स्मूथ मैनर, और बिल्कुल हमवार मैनर में चल रहा हो, कोई उसमें प्रॉब्लम्स ना आ रही हो, टू अचीव द सिस्टम्स ऑब्जेक्टिव। ये मेन काम ये होता है कि जो सिस्टम का मेन ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करना है। वो जो सिस्टम बनाया गया किस लिए बनाया गया, जो स्कूल का सिस्टम है किस लिए बनाया गया, क्योंकि वहाँ से हमें बच्चों को एजुकेशन देनी है। तो अगर वो एजुकेशन अच्छी तरह से चल रही है तो वो पीछे यही होगा कि सारी चीज़ों की आपस में कम्युनिकेशन जो है वो बहुत बेहतर है। कम्युनिकेशन बेहतर नहीं है तो वो चीज़ प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करेगी और उसका जो ऑब्जेक्टिव है, जो मकसद है मेन, वो अचीव नहीं होगा, वो हासिल नहीं होगा। तो मेरे ख्याल में यहाँ तक इसको ज़रूर याद करें, इतना तो बनता है इसका। फॉर एग्जाम्पल आगे वो मिसाल दे रहा है, इन अ कंप्यूटिंग सिस्टम, ज़ाहिर है हमारा जो कंप्यूटर का सिस्टम है, द सीपीयू, सीपीयू हम कहते हैं ना दिमाग होता है कंप्यूटर का, कम्युनिकेट विद मेमोरी, मेमोरी को जाके बात करता है, टू फेच एंड स्टोर डाटा, के जाए और डाटा को लेकर आए, एंड इन बायोलॉजिकल सिस्टम, और जो हमारा इंसानों का या जानवरों का जो बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं उनमें जो ब्रेन होता है, दिमाग होता है, वो सेंड्स सिग्नल, वो सिग्नल्स मुहैया करता है, सिग्नल आगे भेजता है टू मसल्स, यानी ये जो मेरे ये मसल्स हैं, पूरी बॉडी के अंदर मसल्स होते हैं, तो मसल्स को सिग्नल भेजा जा रहा है किसके लिए, टू इनिशिएट मूवमेंट, कि वो मूवमेंट करे, चले। मैंने अगर चलना है तो मेरे पाँव के मसल, टांगों के मसल्स, उनको कहा जा रहा होगा कि तुम लोग चलना शुरू कर दो। तो वो सिग्नल्स किसने भेजने हैं, ब्रेन ने। तो ब्रेन कम्युनिकेट कर रहा होता है, और डेफिनेटली हर सिस्टम के अंदर एक मेन कंपोनेंट होता है जो बाकी सारे कंपोनेंट्स को चला रहा होता है, कम्युनिकेशन उनकी बेहतर कर रहा होता है। जैसे मैंने स्कूल की मिसाल दी कि स्कूल के अंदर हेडमास्टर साहब अगर अच्छे हैं तो वो ज़्यादा अच्छा कम्युनिकेशन सबकी आपस में करवाएंगे और वो सिस्टम जो है वो अच्छा चलेगा। अब आगे ये टाइटल है सिस्टम्स इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट, कि सिस्टम जो एक बना हुआ है वो अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है। सिस्टम जो है वो आगे से दूसरी चीज़ों के साथ, जैसे कंप्यूटर एक सिस्टम है ना, तो उसका लिंक किसके साथ होगा, उसका लिंक होगा यूज़र के साथ, जो उसके ऊपर बैठ रहा है और उसको टाइपिंग कर रहा है, इनपुट्स दे रहा है, या जो भी है। तो सिस्टम का इंटरेक्शन उस यूज़र के साथ, ठीक है। इसी तरह से हमने जो वेदर के सिस्टम बनाए हुए हैं मौसमी हालात जानने के लिए, तो वो जो सिस्टम है वो वेदर को देखेगा, बाहर वाली चीज़ों को देखेगा। तो एनवायरनमेंट के साथ लिंक बनाना, वो यहाँ पे बात हो रही है कि सिस्टम कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट विद देयर एनवायरनमेंट, कि सिस्टम जो है मुसलसल अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन रखते हैं थ्रू इनपुट्स एंड आउटपुट। ज़ाहिर है इनपुट और आउटपुट,
कि क्या इनपुट आ रही है, क्या आउटपुट दी जा रही है, तो उसके ज़रिए से कांटेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम, जैसे मैंने आपको बताया कि मौसमी हालात जानने वाला जो सिस्टम है वो रिसीव्स डाटा फ्रॉम द एनवायरनमेंट, वो माहौल से डाटा इकट्ठा करता है, एनवायरनमेंट सेंसर्स एंड प्रोवाइड द करंट स्टेटस ऑफ द वेदर, और अभी का जो मौसमी हालात हैं फिर वो हमें बताएगा, एंड फ्यूचर, और फ्यूचर के मुतालिक भी हमें फोरकास्ट करके देगा। तो ये उसकी एक जो है वो एक एग्जाम्पल जो है हम इस तरह से बता सकते हैं। इसी तरह से कह रहे हैं ना, कंप्यूटिंग सिस्टम, कंप्यूटर्स इंटरैक्ट एंड कम्युनिकेट विद पेरिफेरल डिवाइसेस। कंप्यूटर जो है उसके साथ जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं, स्पीकर है, माउस है, उसका जो प्रिंटर है, उनके साथ जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं इनको हम पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं। प्रिंटर लगा लिया, स्कैनर लगा लिया, स्पीकर्स लगा लिए, तो ये चूँकि एक्स्ट्रा लगा रहे होते हैं तो इनका नाम होता है पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं, लाइक प्रिंटर्स हैं, स्कैनर्स लिखा हुआ है। एंड इन अ बायोलॉजिकल सिस्टम एनिमल्स इंटरेक्ट विद प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। एनिमल्स जो हैं वो फिर अपने साथ, पौधे हैं और दूसरे एनिमल्स हैं, उनके साथ इंटरेक्शन उसका होता है। तो ये इंटरेक्शन की ही बात हो रही है, कम्युनिकेशन की बात ही हो रही है, लेकिन अब सिस्टम की कम्युनिकेशन हो रही है अपने एनवायरनमेंट के साथ। एक तो पहले बात हो गई ना कि अपने कंपोनेंट्स की आपस में कम्युनिकेशन हो, तो अब बात हो रही है कि जो सिस्टम है उसके कंपोनेंट्स बाहर वाले एनवायरनमेंट के साथ भी उनका रिलेशन बन रहा हो, वो हमें यहाँ पे बता रहा है। बाकी जो है नीचे एक्टिविटीज़ हैं, ज़ाहिर है ये हमारे करने वाली नहीं है, अगर क्लास में कोई टीचर करवाएगा तो वो आप कर लीजिएगा, लेकिन ये एक्टिविटी है कि इसके करने से आपको समझ आएगी कि असल चीज़ें क्या थी, तो वो असल चीज़ें ही हम पढ़ रहे हैं, ज़ाहिर है ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। उसके बाद आप आगे चलेंगे। अब नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सिस्टम। सिस्टम की किस्में कितनी हैं। अब एक अलग से ये क्वेश्चन बन रहा है कि इसकी किस्में किस तरह से हैं, वो हम पढ़ेंगे। मेनली वो कहता है कि दो तरह की बड़ी किस्में हैं हमारे पास। एक नेचुरल सिस्टम है जो कुदरत ने पहले से बनाए हुए हैं, अल्लाह ताला ने बनाए हुए हैं, नेचर में वो पहले से मौजूद हैं, जैसे हमारी बॉडी के अंदर है सिस्टम, तो जो पहले से बने हुए हैं उनको हम कहते हैं नेचुरल सिस्टम। और एक आर्टिफिशियल सिस्टम है जो इंसानों ने खुद बनाए हुए हैं, अपने फ़ायदे के लिए बनाए हैं, ज़ाहिर अपने फ़ायदे के लिए सारा कुछ बनाया हुआ है ना इंसान ने, तो वो सारे हमने यहाँ पे पढ़ने हैं। तो देखें, कहते हैं सिस्टम्स कैन बी ब्रॉडली होता है बड़े लेवल पे। जब आप देखें एनर्जी को, जब फिज़िक्स में आप डिफ़ाइन करते हैं कि ये जो एनर्जी है तो उसकी दो बड़ी किस्में करते हैं, एक काइनेटिक है, एक पोटेंशियल है, लेकिन आगे से उसकी फिर बहुत सारी किस्में हो जाती हैं, लेकिन दो बड़ी ही किस्में हैं, ठीक है, दो से ज़्यादा नहीं है। लेकिन यहाँ पे भी हम यही बात कर रहे हैं कि सिस्टम जो है वो ब्रॉडली बड़ी, आप देखेंगे तो दो उसकी टाइप्स बनती हैं, नेमली नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सिस्टम, ठीक है जी, कुदरती तौर पे भी और आर्टिफिशियल भी। अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज़, तो अगर कहता है कि इनमें जो फ़र्क है और इनमें जो कॉमन चीज़ें हैं, अगर हम इनको समझ जाते हैं बिटवीन दीज टाइप्स हेल्प अस, तो इससे हमें मदद मिलती है अप्लाई सिस्टम थ्योरी, जो अभी हमने पीछे थ्योरी पढ़ी है, उसको लगाया जाए अक्रॉस वेरियस फील्ड, मुख्तलिफ जगहों पे उसको लगा के, तो हमारे लिए वो फ़ायदा हो सकता है। अगर हम ज़ाहिर उसकी बेस को समझ लेंगे कि नेचुरल सिस्टम कैसे काम करते हैं और आर्टिफिशियल सिस्टम कैसे काम करते हैं। ये छोटा सा उसने डिफ़ाइन भी किया हुआ है। आई थिंक डेफिनेशन यहाँ से ना करें क्योंकि आगे वो प्रॉपर डेफिनेशनें आ रही हैं। सो नेचुरल सिस्टम्स आर नेचुरली बिल्ड, ज़ाहिर कुदरती तौर पर हैं, एंड अकर इन नेचर, और नेचर में होते हैं, कुदरत में होते हैं, विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, इंसान के इंटरवेंशन के बगैर, इंसान के अमल दखल के बगैर ही वो सिस्टम चल रहे होते हैं, ठीक है, इंटरवेंशन इंसान की नहीं है। वाइल आर्टिफिशियल सिस्टम्स आर क्रिएटेड बाय ह्यूमन, ये इंसानों ने बनाए होते हैं, टू फुलफिल स्पेसिफिक नीड्स और पर्पस, जो हमारी एक ख़ास कोई ज़रूरत है या जो भी कोई मकसद है उसके लिए। और ये देखें दो बड़े अच्छे उसने सिस्टम्स नीचे दिए हुए हैं। ये जो हमारी गैलेक्सी घूम रही है, तो गैलेक्सी पूरी जो है, पूरी गैलेक्सी तो बहुत बड़ा सिस्टम हो जाता है, हमारा सोलर सिस्टम भी तो है, तो ये सोलर सिस्टम है, गैलेक्सी का है, तो ये पूरा एक नेचुरल है, कुदरती तौर पे बना हुआ है, अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है। और ये देखें स्क्रू गेज जो हम फिज़िक्स में पढ़ते हैं, वर्नियर कैलिपर है, स्क्रू गेज है, स्टॉप वॉच है, ये सारे सिस्टम इंसान ने डेवलप किए हैं, तो ये हमारे आर्टिफिशियल में आ जाते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन फिर अलहदा से इस तरह से वो डिफ़ाइन होता है और ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाता है। तो मैंने कोशिश की है क्योंकि इसमें 4-5 टॉपिक्स हैं एक लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर, तो दो लाइनें स्टार्ट वाली जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, तो मैंने निशान लगा दिए हैं, अगर आप याद करना चाहें तो कर सकते हैं। नेचुरल सिस्टम्स आर दोज दैट एग्जिस्ट इन नेचर। अब यहाँ से याद कर लें कि जो एग्जिस्ट नेचर में एग्जिस्ट होते हैं, पहले से होते हैं, एंड ऑपरेट इंडिपेंडेंटली, और काम कर रहे होते हैं आज़ादाना तौर पर ऑफ ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट,
इंसान के अमल दखल के बगैर ही वो काम चल रहा होता है, जैसे हमारे ओशंस का है एंड सो ऑन। दे आर गवर्नड बाय नेचुरल लॉज, और जाहिर है कि ये किस तरह काम करते हैं, किन कवानीन के तहत काम करते हैं। तो ये कुदरती कवानीन है, जो फिज़िक्स के कवानीन है, जो केमिस्ट्री के कवानीन है। फिज़िक्स केमिस्ट्री भी तो जो अल्लाह ताला ने दी हुई हैं चीज़ें, नॉलेज, उसी को हम लेके हमने सेपरेट नॉलेज बनाए हुए हैं ना। तो जो फिज़िक्स के थ्रू काम कर रहे हैं, केमिस्ट्री के थ्रू काम कर रहे हैं, तो ये सारे जो चीज़ें हैं ये हमारे नेचुरल लॉज हैं एंड प्रोसेसेस। तो यहाँ तक तो इसको ज़रूर याद कर लें। नेचुरल सिस्टम्स ऑफ वेरियस फॉर्म्स एंड साइजेस, ज़ाहिर है कि ये मुख्तलिफ शक्लों के हो सकते हैं, छोटे बड़े हो सकते हैं। फ्राम वेरी टाइनी ऑब्जेक्ट्स, छोटे तरीन चीज़ों से लेके, जैसे एटम है तो एटम स्मॉलेस्ट पे जाएंगे आप, तो एटम का अपना एक सिस्टम है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूक्लियस में है, इलेक्ट्रॉन्स उसके गिर्द चक्कर लगा रहे हैं, उसके एनर्जी के वो जो है ऑर्बिट्स होते हैं एंड सो ऑन, बड़ा डिटेल में है केमिस्ट्री में। तो वो एक बहुत छोटा सिस्टम है, और बहुत बड़े बड़े सिस्टम भी हैं, जैसे हम ह्यूमन बींग्स भी उसमें आते हैं, ठीक है। तो ये बड़े सिस्टम भी हैं, छोटे भी हैं, ठीक है। बड़े सिस्टम जैसे गैलेक्सी की भी बात हो गई, ओशंस हैं, कॉस्मोस, कॉस्मोस वही आसमान के ऊपर जो हैं। फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सम नेचुरल सिस्टम्स। अब जाहिर है कि पहले नेचुरल सिस्टम को उसने यहाँ तक डिफ़ाइन किया है, अब उसकी एग्जाम्पल्स दे रहा है। तो नेचुरल सिस्टम को डिफ़ाइन करना और नीचे उसकी एग्जाम्पल्स देना, नाम याद करने हैं आपने, और वही बात है कि उनकी 2-2 लाइनें ज़रूर आप ये याद कर लें। तो पहला जो सिस्टम है फिज़िकल सिस्टम है। अब फिज़िकल सिस्टम को याद रखें कि ये फिज़िक्स के रिलेटेड है, जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, जिसके अंदर कवानीन ही फिज़िक्स वाले यूज़ होते हैं। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, फोर्स है, मूवमेंट है, वेलोसिटी है, उस तरह की चीज़ें इसमें आती हैं। तो फिज़िकल सिस्टम्स आर कंपोज्ड ऑफ फिज़िकल कंपोनेंट्स। बुनियादी जो चीज़ें हैं हमारी फिज़िकल चीज़ें, जिस्मानी वजूद जिनका होता है, जिन चीज़ों का, एंड गवर्नड बाय द लॉज ऑफ फिज़िक्स, फिज़िक्स के लॉज के थ्रू ये चलते हैं। दे इंक्लूड थिंग्स रेंजिंग फ्राम सब एटॉमिक पार्टिकल्स, वही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से लेके उससे बड़ा एटम है, एटम से आगे फिर वो जो है वो सेल्स बनते हैं एंड सो ऑन। प्लैनेट्स हैं, स्टार्स एंड गैलेक्सीज, यानी छोटी तरीन चीज़ से लेके बड़ी तरीन चीज़ तक जो हमारे सामने फिज़िकली मौजूद हैं और फिज़िक्स के लॉज के थ्रू वो काम करते हैं। तो यहाँ तक इसको ज़रूर याद करें। आगे पढ़ लेते हैं। फिज़िकल सिस्टम्स लाइक एनी काइंड ऑफ मैटर emerge from the interaction of electron। अब ये फिजिकल सिस्टम डेवलप कहाँ से होता है, कहते हैं वेरी बेस पे जाएंगे ना, तो वेरी बेस पे एटम्स हैं, एटम्स हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है। अब एटम्स जो हैं 2-3 एटम्स जब मिलते हैं तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं, वो मॉलिक्यूल फिर आगे बिल्डिंग ब्लॉक्स बनते हैं और बड़ी बड़ी चीज़ें बन जाती हैं। तो वो कह रहा है कि वेरी बेसिक वहाँ से होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सब एटॉमिक पार्टिकल्स विच आर गवर्न्ड बाय इलेक्ट्रिकल एंड एटॉमिक फोर्सेस, उनकी आपस में फोर्सेस हैं, ठीक है ना। न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो है वो उनकी न्यूक्लियर की वो फोर्सेस होती हैं जहाँ पे वो रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन भी जो घूम रहा होता है वो भी फोर्सेस होती हैं। तो ये फोर्सेस हैं सारी जिसके थ्रू ये काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन गैस की वो एग्जांपल दे रहा है कि हाइड्रोजन गैस का जो एक एटम है वो कैसे बन रहा होता है। इज फॉर्म्ड व्हेन द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कंबाइन, क्योंकि इनमें एक ही होता है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है, तो एक एक मिल के जो है वो फिजिकल लॉज के थ्रू एक एटम जो है वो डिवेलप कर लेते हैं। तो यहाँ तक तो ज़रूर याद करें। कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं तो वो साथ दे लें। आगे ये केमिकल सिस्टम है, और केमिकल सिस्टम ज़ाहिर है याद रखना है आपने कि ये केमिस्ट्री के रिलेट है, ठीक है ना। केमिस्ट्री में जैसे रिएक्शंस वगैरह हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पे हमें रिएक्शंस की बात करनी है। केमिकल सिस्टम्स इन्वॉल्व सब्सटेंसेस, यानी यहाँ पे वो चीज़ें हैं, एंड देयर इंटरेक्शन, ज़ाहिर आपस में उनका ताल्लुक है। ट्रांसफॉर्मेशन, जब वो चेंज हो जाती हैं, जैसे मॉलिक्यूल्स, नए मॉलिक्यूल्स बनते हैं, नए कंपाउंड बनते हैं, एंड रिएक्शंस, और ज़ाहिर आपस में रिएक्शंस होते हैं, रिएक्शंस के बदले में ही तो कंपाउंड बनते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल के पानी बना लेते हैं, कि नया कंपाउंड बना लेते हैं। तो रिएक्शंस जो हैं इसमें इन्वॉल्व होंगे। दे आर गवर्न्ड बाय द लॉज ऑफ केमिस्ट्री, डेफिनेटली इसमें केमिस्ट्री के लॉज जो हैं वो यूज़ होते हैं। तो यहाँ तक आपका ये याद करने वाला मटेरियल बन जाता है। बाकी आप पढ़ना है उसको हम पढ़ते हैं। केमिकल सिस्टम्स एमर्ज फ्रॉम फिजिकल सिस्टम्स, ज़ाहिर है फिजिकल और केमिकल ऑलमोस्ट जुड़े हुए हैं। फिजिकल में हमने फिजिक्स के रिलेटेड उसके जो लॉज हैं वो लेने हैं, और केमिस्ट्री में रिएक्शन होते हैं, तो रिएक्शन भी तो इन्हीं एटम्स के और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही हो रहे होते हैं, ठीक है ना। केमिकल बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड हो जाता है, आयनिक बॉन्ड हो जाता है, तो वो एटम्स का है, वैलेंसी वगैरह वो सारा एटम के बेस पे ऊपर ही होता है। तो वहीं से वो स्टार्ट लेते हैं। व्हेन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट एंड बॉन्ड
ठीक है, आपस में बॉन्डिंग होती है उनकी अकॉर्डिंग टू द केमिकल प्रिंसिपल्स, जो भी उनके प्रिंसिपल्स हैं, फार्मिंग न्यू सब्सटेंसेस, नई नई चीज़ें बन जाती हैं। फॉर एग्जांपल अ केमिकल सिस्टम लाइक वाटर, पानी की मैंने जैसे आपको मिसाल दी, तो पानी में भी यही है कि H2 जो बनता है तो वो कहाँ से बनता है कि हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम मिलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक की शेयरिंग होती है और इस तरह से जो वो एक नया बॉन्ड बनता है, रिएक्शन होता है, तो ये हमारा केमिकल सिस्टम जो है वो हो जाएंगे। और उसके बाद ये बायोलॉजिकल सिस्टम है। अब इसके नाम के अंदर ये बायो है, बायोलॉजिकल है, जिंदा चीज़ों के जो सिस्टम है उनकी बात हम करेंगे। लेकिन देखें ये भी वहीं से स्टार्ट लेते हैं एटम से। मुझे भी पहले थोड़ा इसमें डाउट था कि ये जो लिविंग सेल्स होते हैं वो सेल्स भी बेसिकली, सेल्स समझे एक बड़ी इमारत है, बड़ी चीज़ है, और वो कहाँ से डेवलप होता है? एटमों से। कोई भी बड़ा सेल जो है वेरी बेस पे उसके जाएंगे तो वो एटम्स ही होते हैं। तो एटम्स मिल के जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक बना के सेल्स बनाते हैं, और सेल्स आगे से टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गेनिज्म बनता है, और बायोलॉजिकली जो एक पूरा इंसान या कोई और चीज़, जिंदा चीज़ें जो हैं वो डेवलप होती हैं। तो जिंदा चीज़ें बेस पे कहाँ पे है? एटम्स ही हैं सारे, एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, वही होते हैं। सो बायोलॉजिकल सिस्टम्स कंसिस्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिंदा चीज़ें हैं, एंड देयर इंटरेक्शन, और अगेन उनका आपस में जो इंटरेक्शन है, जो बातचीत है, कम्युनिकेशन है, दे आर गवर्नड बाय द बायोलॉजिकल प्रिंसिपल, जो बायो के अंदर जो प्रिंसिपल हम पढ़ते हैं उनके थ्रू है, सच एज ग्रोथ कैसे होनी है, रिप्रोडक्शन, एक से आगे जानदार कैसे बनने हैं, एंड मेटाबॉलिज्म, और उस बॉडी के अंदर जो तोड़ फोड़ का अमल होता है, ठीक है, वो कैसे होता है। तो इसको भी आप यहाँ तक तो ज़रूर इसको याद कर लें। तो ये बायोलॉजिकल सिस्टम हो गया। नेक्स्ट ये चौथा आ जाता है साइकोलॉजिकल सिस्टम्स। अब साइकोलॉजिकल जो है ये बेसिकली हमारे इमोशंस हैं, थॉट्स हैं, ख्यालात हैं, नज़रियात हैं, ये यहाँ पे आना है। ये फिजिकल चीज़ तो ज़ाहिर नहीं होती। साइकोलॉजिकल सिस्टम्स इन्वॉल्व द माइंड एंड द बिहेवियर। हमारा जो जहन है और हमारा जो रवैया होता है मुख्तलिफ हालात में, कब हमें गुस्सा आ रहा है, कब हमें खुशी फील हो रही है, कब हमें किसी पे प्यार आ रहा है, ठीक है, तो ये सारा जो है ये हमारा बिहेवियर है कि हम कैसे बिहेव करते हैं। माँ बाप से बिहेवियर कैसा है, बहन भाइयों से कैसा है। दे इंक्लूड थॉट्स, इसमें ख्यालात हैं, इमोशंस हैं, जज्बात हैं, एंड मेंटल प्रोसेस, और माइंड के अंदर जो काम हो रहा होता है, गवर्न्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि इसमें प्रिंसिपल किसके हैं? साइकोलॉजी के हैं। साइकोलॉजिकल लॉज जो हैं वो यहाँ पे यूज़ होंगे, तो इसकी भी ये 2 लाइनें ज़रूर कर लें। साइकोलॉजिकल सिस्टम इमर्ज फ्रॉम द बायोलॉजिकल। अब ये भी बायोलॉजिकल से ही निकलता है, क्योंकि बेजान की साइकी तो नहीं ना होती, जानदारों की होती है। तो बायोलॉजिकल सिस्टम से ही डेवलप होता है। इंसान है तो उसके जो साइकी है वो बनेगी ना, साइकोलॉजी जो है उसकी बनेगी। तो इसलिए बायोलॉजिकल सिस्टम से ही ये बनते हैं। व्हेन द ब्रेन्स फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस, ब्रेन का जो केमिकल प्रोसेस अंदर जो रिएक्शन हो रहे हैं, और वो क्या करेगा? गिव राइज टू थॉट्स, वहाँ से ख्यालात निकलते हैं, इमोशंस हैं, बिहेवियर्स हैं, विच आर इन्फ्लुएंस्ड बाय एन इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंस एंड एनवायरनमेंट। अब हमारा रवैया किस टाइम कैसा होना है वो हमारे इर्द गिर्द के माहौल पे भी डिपेंड करता है, हमारा जो पास्ट एक्सपीरियंस है उस पर डिपेंड करता है। तो बहरहाल ये पहली 2 लाइनें तो लाजमी तैयार कर लें। तो ये 4 टॉपिक्स हैं हमारे किसके? नेचुरल सिस्टम के। पहले नेचुरल सिस्टम को डिफाइन करना, फिर ये फिजिकल सिस्टम, केमिकल सिस्टम, बायोलॉजिकल है, और फिर ये साइकोलॉजिकल है। तो हर एक की 2-2 लाइनें करेंगे, प्रॉपर आपका बड़ा अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। शॉर्ट भी सारे इसमें से निकल सकता है, किसी एक का पूछ ले, 2 का पूछ ले, सिर्फ एक की डेफिनेशन पूछ ले, तो इसलिए ये बन जाता है। अब उसके बाद जो है अगेन ये एक्टिविटी है, छोड़े इसे, और ये 1.22 जो है ये आर्टिफिशियल सिस्टम्स। और आर्टिफिशियल सिस्टम की अभी हमने बात की थी कि ये वो सिस्टम है जो इंसानों ने खुद बनाए हुए हैं। आर्टिफिशियल सिस्टम्स आर क्रिएटेड एंड डेवलप्ड बाय पीपल। लोगों ने इसको क्रिएट किया है, बनाया है और डेवलप किया है। एक दफ़ा बना के छोड़ नहीं देते। कंप्यूटर देखें अब क्या हालात हैं, मोबाइल के हालात देखें क्या है, पहले मोबाइल कितना होता था। तो ये मुसलसल डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है। हर नया मॉडल जो है पिछले वाले से बेहतर बनाने की कोशिश की जाती है, सो दैट दे मे फुलफिल सर्टन फंक्शंस। और ज़ाहिर ये क्यों बनाए जाते हैं? एक ख़ास मकसद होता है, और एड्रेस सर्टन इश्यूज़, या कोई प्रॉब्लम आई हुई है तो उसको सही करने के लिए। जैसे हाथ से कपड़े धो रहे हैं तो प्रॉब्लम है, थक जाता है बंदा, तो मशीनें बन गई, तो उस पर्टिकुलर इशू को जो है उसने हल किया था। दीज सिस्टम कैन बी एज स्मॉल एज अ व्हील, एक छोटा पहिया जो होता है कहता है उसके लेवल पर भी हो सकता है, और एज लार्ज एज द यूनाइटेड नेशंस,
यानी कि वो अक़वाम मुत्तहिदा जो पूरी दुनिया का एक इदारा है, उस इदारे के लेवल तक भी काम हो सकता है। ब्रिजेज़ हैं, सड़कें हैं, ये सारे सिस्टम है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंड सो ऑन। तो अगेन ये आर्टिफिशियल सिस्टम जो है यहाँ तक तो इसको लाजमी याद करें। ईच सिस्टम इज़ डिज़ाइंड वेरी डेलिबरेटली, बड़े ध्यान से उसको परफॉर्म किया जाता है, कि बनाया जाता है टू परफॉर्म द टास्क, जो उसने काम करने हैं, इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द प्रोसेस, उसके काम करने को हम बेहतर बनाते हैं, एंड प्रोवाइड सोल्यूशन, और फिर आंसर्स प्रोवाइड करते हैं टू अ वेरियस इश्यूज़ इन डिफरेंट सेक्टर्स। जो भी हमारे पास जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं किसी भी सेक्टर के अंदर, तो हम उसको सही करने की कोशिश करते हैं, ये सारे आर्टिफिशियल सिस्टम्स डेवलप करके। आर्टिफिशियल सिस्टम्स आर अ वाइटल पार्ट ऑफ द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। कंटेम्प्रेरी होती है आजकल की जदीद जो सोसाइटी है, तो आजकल का जो जदीद मुआशरा जो है, इसके चलने के लिए जो ये सिस्टम्स हैं आर्टिफिशियल वाले, ये बड़े ज़रूरी हैं। अब देखें ना, आजकल अभी मैंने ये 2 मोबाइल लगाए हुए हैं, ठीक है, मैं बना रहा हूँ, टीवी है, कंप्यूटर, अब ये बना के कंप्यूटर के अंदर मैंने एडिटिंग करनी है, तो मेरे लिए बड़ा ज़रूरी है। तो ये सिस्टम जो मेरे लिए डेवलप हुए हैं, मोबाइल है, कंप्यूटर है, मेरे लिए बड़ा ज़रूरी है। तो आजकल के जदीद हालात के अंदर कहता है ये सिस्टम आजकल बहुत ये ज़रूरी हैं। और ये क्वेश्चन बनेगा आपका कि इनके पर्पज़ क्या हैं, मकसद क्या है कि ये जो हम आर्टिफिशियल सिस्टम डेवलप करते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ से लेके यहाँ तक बड़ा अच्छा ये बन जाता है। सो कहता है बिकॉज क्यों करते हैं, दे रीइंफोर्स प्रोडक्टिविटी, इससे हमारी काम बेहतर हो जाता है। आपके सामने ही है, ये सारा कर रहा हूँ तो कितनी बेहतरी है कि आप लोगों तक जो नॉलेज भी है वो पहुँच रहा है, ठीक है। तो ये प्रोडक्टिविटी इन्हांस होती है, बेहतर होती है। सॉल्व कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, अब चैट जीटीपी आ गया हुआ तो कई सवाल मुझे नहीं समझ आता तो चैट जीटीपी से मैं समझ लेता हूँ, तो प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व कर सकता है। एंड इम्प्रूव पीपल्स वेल बीइंग, और ओवरऑल जो लोगों की जो क्या उसको कहते हैं बेहतरी जो है वो बेहतर हो जाती है, ठीक है ना। ओवरऑल इंसान जो है वो बेहतर अपने आप को फील करते हैं। कई दफ़ा वो कहते हैं ना कि आजकल के हालात में जो लोगों को मिला हुआ है, जो नेमतें अल्लाह ताला ने आजकल इंसानों को दी हुई हैं, वो पुराने ज़माने के बादशाहों को भी नहीं थी मिलती। पानी गर्म मिल गया, पंखा मिल गया, बर्फ़ मिल गई, ठीक है, इतना कुछ, नरम बिस्तर मिल गए। तो ये सारी चीज़ें उनको भी अवेलेबल नहीं थी होती, उनको भी दूर दूर से लानी पड़ती थी। वो बंदा जनाब सर पे खड़ा हुआ, पंखा जल रहा है, ठीक है, एसी तो नहीं था ना उनके पास, हमारे पास एसी है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें जो है इंसान की जो ओवरऑल बेहतरी है वो हो गई है। तो ये ज़रूर इसमें से भी कर ले, बाकी फिर वही सारा कुछ है। अब इसमें भी टाइप्स हैं, ठीक है जी। पहला जो टाइप है इसकी वो है नॉलेज सिस्टम। जो आर्टिफिशियल सिस्टम्स डेवलप किए हैं उनकी किस्में, ठीक है, जैसे हमारा वो जो नेचुरल था तो उसकी किस्में थी। तो इसमें पहला नॉलेज सिस्टम है, तो नाम के अंदर ये नॉलेज सिस्टम जो एजुकेशन के मुतालिक है। अ नॉलेज सिस्टम इज़ यूनिक, कहता है ये यूनिक है, ये एक बाकियों से डिफरेंट है। बिकॉज इट इज़ डेवलप्ड, क्यों डेवलप किया गया, इसको क्यों बनाया गया है, टू कैप्चर, ताकि वो पकड़ सके, प्रोसेस कर सके, चीज़ों को बेहतर कर सके, फैसिलिटेट, लोगों को बेहतर चीज़ें मुहैया करे, स्टोर कर सके किसी चीज़ को, और रिट्रीव, उसको वापस ला सके, एंड मैनेज इंफॉर्मेशन। असल काम इंफॉर्मेशन, जो मालूमात है उनको स्टोर कर लिया जाए, लोगों को मुहैया की जाए, उससे बेहतर अंदाज में फ़ायदा लिया जाए। तो इंफॉर्मेशन, मालूमात, पहले क्या हुआ था, अब क्या हुआ है, फ़िज़िक्स ने कैसे तरक्की कर ली, किताबें हमें यही तो बता रही हैं। तो जो नॉलेज है वो सारा इसी इंफॉर्मेशन के मुतल्लिक ही घूम रहा होता है। तो अगेन यहाँ तक इसको ज़रूर याद कर लें। सच सिस्टम, इस तरह के जो सिस्टम है फैसिलिटेट, हमें बेहतरी मुहैया करते हैं इन मैनेजिंग एंड यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज ऑफ नॉलेज, कि जो नॉलेज का जो चीज़ें हैं उनको कैसे हम बेहतर अंदाज में यूज़ कर सकते हैं इफ़ेक्टिवली, जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो, फॉर द पर्पज़ ऑफ डिसीजन मेकिंग, क्योंकि हमने फ़ैसले करने होते हैं, लर्निंग, हमने इल्म हासिल करना होता है, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, और जब कोई मसला आ जाए तो उसको कैसे बेहतर करना है। तो ये सारा नॉलेज सिस्टम्स के अंदर आता है। अब नॉलेज सिस्टम जो है, अब ज़ाहिर है उसकी भी आगे से उसने किस्में बना दी हैं। मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स आपको पता ही है, मैथ जो हम पढ़ते हैं, नंबर्स की गेम होती है सारी। लॉजिक है जिसमें हम ग्रेटर देन लेस देन को पढ़ते हैं, या ये समझते हैं कि ऐसा हो जाए तो ऐसा होगा। रैशनैलिटी होती है, अकल के थ्रू हम किसी चीज़ को जांच रहे होते हैं, वो लॉजिक है। डेटाबेस होता है कि जो हमने सारा डाटा जो है किसी जगह इकट्ठा कर लिया होता है और उसको हम फिर अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, एंड सो ऑन। ये सारी चीज़ें हैं। जैसे एक दफ़ा रीड कर देता हूँ। मैथमेटिक्स इज अ फील्ड ऑफ नॉलेज विच इज स्टडीड टू फोकस प्रॉब्लम्स कनेक्टेड टू नंबर्स,
ठीक है ना। नंबर्स के मुतालिक जो चीज़ें हैं, देयर अमाउंट, वो चीज़ें हैं कितनी, फॉर्म्स उनकी शक्ल क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, उनके नमूने क्या हैं एंड सो ऑन, जैसे ज्योमेट्री है। तो ये सारा नंबर्स की गेम होती है सारी। लॉजिक इज़ अ थ्योरेटिकल मॉडल, कहते हैं ये एक मॉडल होता है जो हमने नज़रियाती तौर पर बनाया होता है, कंसिस्टिंग ऑफ कंसेप्ट, जिसके अंदर नज़रियात हैं, स्ट्रेटजीज़ हैं, तरीके हैं, ऑन आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रैशनल, कि अक्ल को किस तरह से इस्तेमाल करना है। अक्ल को इस्तेमाल करने का तरीका यहाँ बताया जाता है कि कैसे आप बेहतर से बेहतर अपनी अक्ल को यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ द वाई इट इज़ अ बेसिस फॉर ऑल लॉजिकल थिंकिंग। तो कहते हैं ये बुनियाद है तमाम तरह की सोच की, एंड प्रैक्टिस ऑफ क्रिटिकल एनालिसिस, और किसी भी चीज़ के मुतालिक हमें सोचना है, तनकीदी जायज़ा लेना है, चीज़ों को ग्रो करवाना है, तो कहता है ये उसकी लॉजिक जो है वो वेरी बेसिक होती है चीज़। ये लॉजिक का पूरा एक चैप्टर है हमारे पास, 6 चैप्टर है, अभी तक मैंने 5 चैप्टर किए हैं, तो जब 6वां चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें लॉजिक है सारी, यही सारी मैथ की एक ये भी टाइप है। और डेटाबेस सिस्टम कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज सॉफ्टवेयर, कि बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है फॉर मैनेजिंग डाटा को इकट्ठा करने के लिए। डाटा बेसिकली मालूमात हैं, तो जो भी मालूमात हैं ढेरों ढेर हमारे पास लगा हुआ है, तो उसके लिए हम एक सॉफ्टवेयर बना लेते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर उस डाटा को मैनेज करता है। फिर हमें कुछ चाहिए उसमें से, कुछ हमने उसमें से हेल्प लेनी है, वो सारा हमें ये सॉफ्टवेयर भी करके देता है। तो इसको भी आप यहाँ तक कर लें, लॉजिक को भी आप इधर तक कर सकते हैं, मैथ का सारा कर लें तो ठीक है, क्योंकि ये अलहदा से भी आ जाता है ना कि नॉलेज सिस्टम क्या है, तो उसका अलहदा से क्वेश्चन बन जाता है। तो डाटाबेस यहाँ तक, और एक एग्जांपल इसकी दे लें, रैशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम लाइक MySQL, तो ये आप इसकी एक एग्जांपल जो है वो दे सकते हैं। और लास्ट पे ये है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, अगेन डाटा को, इंफॉर्मेशन को मैनेज करना। कहता है दे आर स्पेसिफिक एप्लीकेशंस, कहता है ये स्पेशल हमने सॉफ्टवेयर बनाए होते हैं, डेवलप्ड विद द पर्पस ऑफ, किस मकसद के लिए, कि हम डाटा कैप्चर कर सकें, डाटा को ले सकें, ठीक है। आर्काइविंग होता है उसको स्टोर कर सकें, ऑर्गेनाइजिंग, बाकायदा शेल्फ बनाएंगे कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी हुई है, एंड डिसेमिनेटिंग डाटा, और डाटा को जो है वो इधर उधर तकसीम कर सकें। मेरे हाल में यहाँ तक ओके है, ठीक है, इतना इनफ है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इंजीनियरिंग सिस्टम को और सोशल सिस्टम को पढ़ के तो फिर हम अगले टॉपिक की तरफ जाएंगे, क्योंकि बहुत लेंथी हो जाएगा, एक लेक्चर इतना ही इनफ हो जाना चाहिए। अगला इंशाल्लाह लेक्चर कर लेंगे। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।